खबरों की ओर रुख करते हैं। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय नागरिक मंत्री राम मोहन नायडू किंजरामपू से मुलाकात कर राज्य में हवाई सेवाओं के विस्तार पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने देहरादून एयरपोर्ट पर 24 घंटे सुचारू रूप से संचालित करने और गोचर व 46 हवाई पट्टी को लेकर विमानों के संचालन हेतु विकसित करने का आग्रह किया। आपको बता दें कि भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री धामी उत्तराखंड को विश्व का प्रमुख पर्यटन केंद्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। चारधाम यात्रा हो, प्राकृतिक सौहार्द का आनंद लेने वाले देश विदेश के पर्यटकों के लिए बेहतर हवाई संपर्क अत्यंत आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने दिल्ली, देहरादून और हिंडन से इन हवाई पट्टियों को जोड़ने की योजना भी रखी। आपको बता दें कि जिससे राज्य में पर्यटन को नई गति मिलेगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। तो देखिए, हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी उत्तराखंड राज्य को विश्व का पर्यटन का सबसे बड़ा केंद्र बनाने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। और जिस प्रकार से उत्तराखंड राज्य में हमारे जो 4 धाम यात्राएं हैं और यहाँ के जो नैसर्गिक सौंदर्य के कई स्थल जो कहीं न कहीं अपनी सुंदरता की छटा को विश्व स्तर पर बिखेरती हैं, उनको विकसित करने के लिए देश और दुनिया के अधिक से अधिक पर्यटक यहाँ आएँ, श्रद्धालु यहाँ पर आएँ, उसके लिए हवाई सेवा का विस्तार होना बहुत ज़रूरी है। खबर देहरादून से है, जहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कैंप कार्यालय में सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर मसूरी विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने नीलकंठ बिहार, डोवालवाल, सालावाला, खाला गांव और दून बिहार में जल निकासी व बाढ़ सुरक्षा कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा कराने के निर्देश दिए। साथ ही मुख्यमंत्री घोषणा के तहत स्वीकृत सैरकी, सिल्ला और मसंदावाला क्षेत्रों के विकास कार्यों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। क्योंकि पिछली वर्ष आपदा से जो हमारा बादल नदी का क्षेत्र है, बहुत नुकसान हुआ था। वहाँ से लोगों को शिफ्ट करना पड़ा बोठा में, और उनके जो प्राक्कलन गए थे उसमें मुख्यमंत्री की घोषणा भी है, वो नहीं हो पाए थे। और वो अन्य जो विधानसभा क्षेत्र के काम हैं उनको लेकर एक बैठक हुई और हमने कहा कि जो ये काम हैं एक समय सीमा में पूरे हों। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में आपदा राहत राशि को लेकर सियासत तेज हो गई। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने 1200 करोड़ की राहत राशि को नाकामी बताते हुए सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अकेले सड़कों की मरम्मत में ही ये राशि खर्च हो जाएगी, जबकि मकानों, बिजली, पानी और लाइन और व्यवसायों को हुए नुकसान के लिए कोई स्पष्ट बजट नहीं आया। दसोनी ने कहा कि राज्य में लगभग 4000 करोड़ की संपत्ति पर संकट मंडरा रहा है और सरकार को वास्तविक राहत देने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। हर वीडियो में भाजपा के लोगों ने, प्रवक्ताओं ने पढ़े होते तो उनको पता चलता कि समाचार पत्रों में स्वयं आज ये छपा है कि जो केंद्रीय टीम आई है उसने 1944 करोड़ का जो नुकसान हुआ है वो आकलन किया है। अकेले लगभग 1200 करोड़ तो जो सड़कें टूटी हैं उनको चाहिए। तो अगर केवल सड़कों को ये प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया 1200 करोड़ लगा दिया जाए तो फिर जो जल आपूर्ति है, बिजली के तार हैं, लोगों के मकान ध्वस्त हुए हैं, व्यवसाय है, पुनर्निर्माण और विस्थापन है, ये सब कैसे होगा? अब खबर हरिद्वार से, गिरी प्राथमिक स्कूल की बिल्डिंग टला हादसा। आपको बता दें कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय नंबर 34 की बिल्डिंग ढही। जानकारी पाकर मौके पर पहुंची प्रशासनिक टीम। आपको बता दें कि अपर रोड पर स्थित है राजकीय विद्यालय बिल्डिंग। वर्षों से जर्जर बिल्डिंग लगातार बारिश जारी रहते ढही। आपको बता दें कि दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिए हैं 120 बच्चे। प्रशासनिक सतर्कता
कि सभी कर रहे हैं सराहना। आपको बता दें कि बच्चों की शिफ्टिंग से टला बड़ा हादसा, जनहानि नहीं, पुनरावृत्ति रोकने को प्रशासन ने दी जांच के आदेश। खबर हल्द्वानी से है, जहां कांग्रेस ने कानून व्यवस्था बिगाड़ने का आरोप लगाते हुए धरना देकर विरोध जताया। आपको बता दें कि स्थानीय विधायक सुमित हृदय के नेतृत्व में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा, उपनेता प्रतिपक्ष भूवन कापड़ी के अलावा कई विधायक सहित कार्यकर्ता बुद्ध पार्क में एकत्रित हुए। यह प्रदेश सरकार और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कानून व्यवस्था सहित विभिन्न क्षेत्रों को लेकर सवाल उठाए। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि नैनीताल सहित पूरे प्रदेश की फेल हो चुकी है सरकार, दिन दहाड़े लोगों का अपहरण और हत्या हो जा रही है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी कई सवाल खड़े हो चुके हैं। पुलिस पर सत्तारूढ़ दल के इशारों पर काम करते हुए गलत को गलत ठहराने वालों के उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष करण महारा लगातार लूट, अपहरण और हत्या की वारदात जारी रहने पर नाराजगी जता रहे हैं। साथ ही पंचायत चुनाव में की गई धांधलीबाजी के लिए भाजपा सरकार को कोसा। दिन दहाड़े प्रत्याशियों के अपहरण को शर्मनाक बताया। पुलिस पर लोगों को थाने में बैठकर प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया। पूरे नैनीताल जिले में जब से कप्तान आए हैं, पहाड़ में हर घर शराब पहुंच गई है। इस कप्तान को इस जिले से तत्काल चले जाना चाहिए। ये जनहित में भी है और ये देवभूमि के हित में भी। कप्तान जिला छोड़ दो, और कप्तान जिला नहीं छोड़ते हैं तो लगातार जिस तरह से मैंने कहा कि कुमाऊं के हर एक घर में, हर महिला के घर में शराब पहुंचा देगी, इसका जिम्मेदार यहाँ का पुलिस प्रशासन है, यहाँ की सरकार है। कि अभी एक रिपोर्ट आई थी, वो आपने देखी होगी, महिलाओं के प्रति किस तरीके के अपराध बढ़े हैं। उससे पहले एनसीआरबी की रिपोर्ट आई थी जो केंद्र सरकार का उपक्रम है, उसमें भी हम 9 हिमालय राज्यों में महिला अपराध में पहले स्थान पर खड़े हैं। लूट हो रही है, हत्या हो रही, डकैती हो रही, क्या नहीं हो रहा है इस प्रदेश में। पेपर लीक हो रहे हैं, SSC भर्ती घोटाला, पटवारी पेपर लीक, अपराध से संबंधित सारे विषय हो रहे हैं। कानून व्यवस्था को लेकर हमारे सारे विधायक गैरसैंण में भी मुखर थे। वहाँ मांग चाहते थे, चर्चा चाहते थे कि कानून व्यवस्था पर चर्चा हो। और नैनीताल, उधम सिंह नगर में जो बिल्कुल भ्रष्टाचार चरम पर है, नशा आज की तारीख में घर घर जा पहुँचा चुकी है और पुलिस को एक ही काम रह गया है, वसूली का। रोष आम जनमानस में इतना बढ़ चुका है। आखिरकार क्या उत्तराखंड की संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारी राजनीतिक सामाजिक परंपराएं जो हैं, क्या वो कहीं पे भी इतनी व्यवस्था भी दे सकती है कि इतनी सी गुंडाई हम लोग झेलें? उत्तराखंड राज्य के लिए जिन लोगों ने अपनी शहादत दी, आज सोचिए उनकी आत्मा पर चोट पहुंची है। जिस प्रकार से पुलिस मूक दर्शक बन के रही, अपहरण हुए 5-5 लोगों के, 3-3 मर्डर यहाँ पे हुए हैं। लगातार कौन बढ़ावा दे रहा है इस गैंग कल्चर? खबर विकासनगर से है, जहां चक्राता के हनोल स्थित महासू देवता मंदिर को लेकर समिति पुनर्गठन पर विवाद गहराता जा रहा है। सरकार जहां इसे 5वें धाम के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है, वहीं नई नियमावली के तहत जौनसार क्षेत्र को सीमित से बाहर रखने पर स्थानीय लोग और जनप्रतिनिधियों से नाराजगी जताई है। महासू देवता को जौनसार का कुल देवता मानने वाले लोगों ने इसे तानाशाही करार देते हुए विरोध दर्ज कराया है। प्रशासन ने एसडीएम को पदेन अध्यक्ष बनाते हुए बावर और उत्तरकाशी क्षेत्र के लोगों को सीमित में शामिल किया गया है, समिति में शामिल किया गया, जिससे जौनसार क्षेत्र की अनदेखी का आरोप लग रहा है। अनहोल स्थित महासू देवता मंदिर के बारे में चर्चा करते हैं तो निश्चित रूप से जो मंदिर समिति ने निर्णय लिया है उस निर्णय में व्यापकता नहीं दिखती है। जो समिति ने निर्णय लिया है उसमें उन्होंने तय किया है कि स्थानीय स्तर पर केवल जो 11 पट्टी है केवल उनके सदस्य रहेंगे और 3 पट्टी जो उत्तरकाशी में है उनके सदस्य रहेंगे। इस निर्णय को लेकर के लोग असंतुष्ट थे। नया तुगलकी फरमान जारी हुआ है और फिर उसमें फिर से उन्हीं लोगों को जो तब जिसका आपत्ति हुई थी
उन्हीं लोगों को यहाँ से जोड़, यहाँ से तोड़, ये सब जो है ये जनता इसका विरोध करती है। जौनसार बाबा के 353 गांव का ये कुल देवता है और हमारा जो है हमारे ये आस्था का केंद्र है। खबर देहरादून से है, जहां मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट पार्क आवंटन को लेकर उत्तराखंड की राजनीति में हलचल तेज हो गई। कांग्रेस ने इसे अब तक का सबसे बड़ा घोटाला बताते हुए प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वरिष्ठ नेता सूर्यकांत दसमाना ने दावा किया कि 142 एकड़ जमीन मात्र 1 करोड़ रुपए में बाबा रामदेव के सहयोगी बालकृष्ण को 15 साल की लीज पर दी गई है। कांग्रेस ने निविदा प्रक्रिया में अनियमितता का आरोप लगाते हुए हाई कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग की है। पार्टी ने रविवार को प्रदेशव्यापी आंदोलन और पुतला दहन का ऐलान किया है। तीन मुख्य विषयों पर मैं आपसे बातचीत करने आया था। पहला विषय है, पूरे देश के अंदर राहुल गांधी जी ने जो खुलासा किया है वोट चोरी का, उसके खिलाफ पूरे देश में अभियान चला रहे हैं। वोट चोरी बंद हो देश में, इसके लिए राष्ट्रव्यापी कांग्रेस जो अभियान चला रही है, उसका अब अगला चरण वोट चोरी के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक पूरे देश में 5 करोड़ हस्ताक्षर करवा करके चुनाव आयोग को सौंपे जाएंगे। हमारे प्रदेश में भी 15 सितंबर को राजधानी से लेकर के पूरे प्रदेश के सारे जनपदों में इस अभियान को शुरू किया जाएगा। खबर मंगलौर से है, जहां देश के कई राज्यों में आई बाढ़ की तबाही के बाद राहत कार्यों में तेजी आ गई। उत्तराखंड, हिमाचल, कश्मीर और पंजाब में प्रभावित लोगों की मदद के लिए मुस्लिम समाज भी आगे आया। मंगलौर में मदरसा जामिया अरविया मदरसातुल मोमिनिन के शहर काजी मुफ्ती मासूम काजमी के आह्वान पर नगरवासियों ने राशन, दवाई, फोल्डिंग पलंग समेत जरूरी सामग्री जुटाकर 3 गाड़ियों के माध्यम से पंजाब भेजी है। मुफ्ती मासूम कासमी ने कहा कि पीड़ितों की मदद करना इंसानियत का सबसे बड़ा फर्ज है और मुस्लिम समाज हर स्तर पर इस कार्य में जुटा हुआ है। ये जो सामान यहाँ से भेजा जा रहा है, क्योंकि ये बात तो आप हजरात को मालूम है कि हमारे मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में बाढ़ आई हुई है, जिसमें खुद हमारे उत्तराखंड में, हमारे हिमाचल में, पंजाब में, कश्मीर में। तो इस वक्त तो हम लोगों ने लोगों की राहत रसानी के लिए और जो लोग सैलाब से मुतासिर हैं उन लोगों के लिए कुछ सामान और कुछ नकद रकम इकट्ठा की है। खबर रुड़की से है, जहां कोतवाली क्षेत्र में सम्मोहक ठगों के गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 9 सितंबर को नगर निगम पुल के पास एक महिला को भविष्य बताने के बहाने झांसे में लेकर उससे सोने के कुंडल, 2 मोबाइल फोन और नकदी लूट ली गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर तंत्र की मदद से 12 सितंबर को सोलानी पार्क के पास से शादाब और साजिद को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से लूटा गया सामान और 28,070 रुपए नकदी बरामद हुए। इस कार्रवाई से शहरवासियों में राहत की सांस ली है। ये 12 तारीख का घटनाक्रम है। एक महिला जो रुड़की किसी काम से आई थी अपने बच्चों के साथ, उनका कहना है कि वो एक पुल के पास खड़ी थी, 2 लड़के उनके पास आए और उन्होंने उसको अपनी बातों में फंसाया। महिला का कहना है कि मैं उसको अपनी व्यथा सुना रही थी, पारिवारिक समस्या ये सब को लेकर के। तो उन्होंने उन पे क्या असर किया, क्या उनको ब्रेन वॉश किया। तो महिला का कहना है कि वो लोग मेरे 2 मोबाइल और कान में पहने हुए कुंडल जो खुद उन्होंने उतार के उनके रुमाल में रखे, उनको लेके चले गए। खबर रुड़की से है, जहां द्वारका एनक्लेव स्थित सिविल अस्पताल के सामने एक शातिर बाइक चोर को रंगे हाथ पकड़ने के बाद स्थानीय लोगों ने जमकर धुनाई कर दी।
चोरी की वारदात को अंजाम देते वक्त लोगों ने उसे देख लिया और भागने की कोशिश कर रहे युवक को घेरकर पकड़ लिया। मौके पर भारी भीड़ जुट गई और गुस्से में युवक की पिटाई शुरू कर दी। सूचना पर पहुंची गंगनहर कोतवाली पुलिस ने आरोपी को भीड़ से छुड़ाकर हिरासत में ले लिया। आपको बता दें कि एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जा रहा है। साथ ही मारपीट की घटना की भी जांच की जा रही है। इसमें चोरी करते हुए जिसकी बाइक थी उन लोगों ने उसको पकड़ा और मारपीट हुई है, ऐसा मेरे संज्ञान में आया है। इमीडिएट पुलिस के संज्ञान में जैसी चीज़ें आई हमने उस पर मुकदमा दर्ज करके व्यक्ति को जेल भेजा है। बाकी मारपीट और अन्य जो प्रकरण है उसमें अभी हम जांच कर रहे हैं। खबर लक्सर से है। लक्सर तहसील के मोहनबाला गांव में एक प्राथमिक विद्यालय की हालत बहुत खराब है, जो वास्तव में चिंताजनक है। विद्यालय की बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है, जिससे छात्रों का जीवन खतरे में है। लंबे समय से अधिकारियों और विभाग की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया गया, जबकि ग्राम सभा और स्थानीय शिक्षकों ने बार बार मरम्मत और निर्माण की मांग की है। विद्यालय की बिल्डिंग खस्ता हाल है, जिससे छात्रों की सुरक्षा खतरे में है। अधिकारियों ने इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। ग्रामीण इस स्थिति से दुखी हैं और खतरा महसूस कर रहे हैं। विद्यालय में गहराई होने के कारण पानी भरता है और छत भी टूटी हुई है और 2023 में पत्रकार किया गया अपने विभाग को। उसके बाद 2023 में किया गया और 2025 में किया गया, अवगत करा गया। लेकिन पानी की स्थिति बहुत गंभीर है। जहाँ बारिश होती है तो कमरों के अंदर पानी आ जाता है, फर्नीचर बिगड़ गया, खिड़की टूट गई और चोरी भी बहुत होती हैं। रामनगर आपको बता दें कि शनिवार की सुबह घर से 3 दिन से लापता एक व्यक्ति का शव सिंचाई नहर में मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। तो वहीं घटना के बाद मृतक के परिवारों में भी कोहराम मचा हुआ है। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि बीती 11 सितंबर की शाम को ग्राम मोतीपुर नेगी पेरुमदारा निवासी आजम अलवी घर से कुछ दूरी पर स्थित एक दुकान पर सामान लेने की बात कर रहा था, लेकिन काफी देर तक जब वापस नहीं आया तो परिजनों द्वारा उनकी खोजबीन की गई, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए असलम शाह ने बताया कि शनिवार की सुबह उन्हें सूचना मिली थी कि उनके जीजा आजम अलवी का शव हाथी नगर के समीप सिंचाई नहर में पड़ा हुआ है, जिसके बाद परिजन और पुलिस मौके पर पहुंचे। घटना की जानकारी पुलिस जुटा रही है तथा पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की वास्तविक कारण का पता चलेगा। हरियाणा पुलिस की एक टीम पर हरिद्वार में बदमाशों ने हमला कर दिया, जिससे हरियाणा पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर एसआई गंभीर रूप से घायल हो गए। ये घटना हरिद्वार के बस स्टॉप पर हुई। हरियाणा पुलिस की टीम बदमाशों को पकड़ने के लिए हरिद्वार आई थी। जैसे ही टीम बस स्टॉप पर पहुंची, बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से सब इंस्पेक्टर गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल एसआई को तुरंत स्थानीय पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया। उनकी हालत नाजुक होने के कारण उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोवाल मौके पर पहुंचे और बदमाशों को तुरंत पकड़ने के सख्त निर्देश दिए। इस हमले के बाद हरिद्वार पुलिस ने पूरे जनपद में नाकाबंदी कर दी है और हाई अलर्ट जारी कर दिया। बदमाशों की तलाश में पुलिस की कई टीमें जुटी हुई हैं। पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है और उम्मीद है कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ा भी जाएगा।
देहरादून में प्रस्तावित एलिवेटेड रोड को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि मलिन बस्तियों को उजाड़ने का काम किया जा रहा है, जबकि कांग्रेस सरकार के कार्यालय में 582 मलिन बस्तियों को चिन्हित कर उन्हें मालिकाना हक देने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। वहीं भाजपा विधायक विनोद चमोली ने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार मलिन बस्तियों को उजाड़ नहीं रही, बल्कि प्रभावित लोगों को पुनर्वास देने की योजना बना रही है। उन्होंने कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने पहले भी अध्यादेश लाकर बस्तियों को बचाया है। कोई मलिन बस्तियाँ नहीं उजाड़ी जा रही हैं और मैंने पहले भी कहा है कि देहरादून में 2 एलिवेटेड रोड्स का प्रस्ताव है, जो इसकी आवश्यकता भी है, तो उसके कारण 3000 से लगभग 3500 के लगभग जो मलिन बस्तियों में जो आवास हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। तो हम लोगों ने उनको विस्थापित करने की व्यवस्था की है, क्योंकि ऐसा नहीं कि किसी को उजाड़ा जा रहा है, बल्कि उनको बसाया जाएगा। और उसके बाद उनको ये भी समझ में आना चाहिए कि मलिन बस्ती में लगभग 50,000 परिवार रहते हैं, 50,000 मकान हैं, तो 47,000 मकानों को बचाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी साथ साथ कर रही है। जहाँ मलिन बस्तियों के परिप्रेक्ष्य में मैं ये कहना चाहूँगा, जब हमारी सरकार थी, हमारी सरकार के समय एक कमेटी का गठन किया गया था और उसमें 582 मलिन बस्तियों को चिन्हित किया गया था और उन मलिन बस्तियों को मालिकाना हक देने की शुरुआत भी हमारी सरकार ने प्रारंभ किया था। लेकिन उसके बाद मलिन बस्तियों के साथ जिस तरीके से सरकार लगातार घोर उपेक्षा करने का काम कर रही है, मलिन बस्तियों में भय का वातावरण जो है बनाने का काम कर रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।